house, but you did not do it. I would like to appeal to you to include wider community from Kerala. From Thank you, SC to Suresh. ST. Thank you very much, Suresh. I'm concluding, sir. Sir, I'm concluding. Sir, I'm concluding. Sir, in Kerala, in Kerala, आपके अधीर जी भी बोलने वाले हैं. Kindly conclude it. मेरा को अधीर रंजन जी भी बाद में बोलने वाले हैं, तो you conclude it. He is our leader. He can speak anytime. आप conclude कीजिए. His time is not related to our time. He's a opposition. He's a single opposition party leader. He can speak anytime. अपनी बात रखो. Why you are relating to Adhir Ranjan ji time to my side? You are from same It's party. not correct. You are from same party. Adhir Ranjan ji and we are entirely different. No. The time is allotted as per the party. Yes, as per the party, I am only taking allotted ठीक है, time. बात रखिए. I am only taking allotted time. I am not taking anybody. So आप अपनी बात रखो. मैं नेक्स्ट नाम पुकारता हूँ. नेक्स्ट नाम पुकारता हूँ. Sir, in Well, thank you. Thank you. The next speaker is Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया उपसभापति महोदय. ये एक अद्भुत तो खूबसूरत लम्हा होता है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान वित्त मंत्री के बीच में आप दो पाटन के बीच में आ जाएं. और बीच में भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन ताल्लुक वित्तीय मामलों से था. इसलिए माननीय उपसभापति महोदय, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, ग्रीन शूट्स पे भी. मैं कुछ जो अधिकांश रिपोर्ट्स आई हैं इन दिनों एक अच्छे बेसलाइन के साथ, मैं चाहता हूं कि मैं उस रिपोर्ट की कुछ चीज़ों को आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखूं, इस आग्रह के साथ कि अगले वर्ष इसी वक्त में जब हम फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन बिल पे बात कर रहे हों तो मैं उनसे पूछ सकूं कि पिछले बार के सूचकांक में और इस बार के सूचकांक में कितना फर्क आया या नहीं आया. सो आई नो मॉडर्न स्टेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड the three flags these days. One is capitalism, globalization, and neoliberalism. So they have scant regard for issues like human rights, for social sector spending, for all kinds of things which affect the life and times of common people. I know this reality, sir. Irrespective of which political party is in power in last 30 years. But what I wish to underline, today is 24th March. Can I request through you, Honorable Deputy Chairman, sir, little bit of House being in order. So, why I say this, today is 24th March. I was not here in the morning, 28th March. Sorry, I was not in the morning. I was traveling from Bagdogra Airport to Delhi. What I saw in and around my Kishanganj area, Aradia, Purnia, I would come to that little later, sir. But any kind of political policy intervention would be meaningless, sir, if it does not change the life of ordinary people. मैं खास तौर पर सीमांचल पूर्णिया अररिया जिले की बात कर रहा हूं सर, कोसी के इलाके की बात कर रहा हूं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार को हस्तक्षेप करना होगा फौरी तौर पर. सीमांचल कोसी विकास बोर्ड बनाए. मैं इसको कह करके स्पेसिफिक से बाकी चीजों पर एक एमएसएमई का स्फूर्ति स्कीम है सर. स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन जमीन पर अगर आप उतरते देखें, जमीन के खरीद में उससे लेकर के बाकी चीजों की उपलब्धता का इतनी बड़ी दिक्कत है सर. सर अद्भुत दौर है, अकल्पनीय दौर है, अविश्वसनीय दौर भी है. अभी हमारे एक मित्र भाजपा के कह रहे थे, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी दुनिया में सबसे लोकप्रिय हैं. चलिए, लेकिन ये अविश्वसनीय अकल्पनीय इसलिए है कि हम हंगर इंडेक्स पर भी सर दुनिया में नाम कमा रहे हैं. 101वें स्थान पर है 116 मुल्कों में. कुपोषण के मामले में, खुशहाली के मामले में, तो ये अद्भुत नहीं लगता है क्या कि इन मानकों पर हम पिछड़ रहे हैं. लेकिन एक मानक पर अगर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का इंसानी जिंदगी के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सर मैं आगे क्या कहूं. सर, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट कहती है कि हमारी
दिक्कत क्या है ना कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक आउटकम्स है उसके पीछे 3 चीजें हैं सर। एक तो इंडिया का टैक्स रेजीम, दूसरा डिक्लाइनिंग एम्फेसिस ऑन सोशल सेक्टर, एंड थर्ड पुश टुवर्ड्स इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन। मेरे कई मित्रों ने आज बात की सर वाइजैग स्टील प्लांट की, मैं खुद देख करके आया हूं वाइजैग स्टील प्लांट। जितने सारे पीएसयूज हैं सर इन्हें पब्लिक क्यों कहा गया था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कुछ की अहमियत थी, उसके पीछे कुछ प्रतिबद्धताएं थी। इन दिनों हम क्या देख रहे हैं सर? गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड देन किल हिम। ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर, जो कि मेरे कई मित्रों ने कहा, उससे देश को एक खास किस्म की उम्मीदें थी जो शायद प्राइवेट सेक्टर फुलफिल ना कर पाए। जिस प्रकार से हम प्राइवेटाइजेशन को दे रहे हैं, मैं आपको दोष नहीं देता हूं, आपने वो विरासत में वो राजनीति ले ली है, नियो लिबरल फ्लैग को आपने भी उठा लिया है। लेकिन एक दिन याद करिएगा कि सदन के सारे लोग किसी भी दल के हो, हम बैठ करके मरसिया गाएंगे कि हमने ये क्या किया। हमने अपनी सारी पब्लिक सेक्टर एसेट्स को, यूनिट्स को बेच के रख दिया। इसका परिणाम क्या होगा माननीय उपसभापति महोदय? आज हम आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की बात करते हैं, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की बात करते हैं, दैट इज रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपने वो सोर्स ही खत्म कर देना, फिर कहां चर्चा होगी सर? पता चला कि 2020 से 2021 के बीच में बिलियनियर को हिंदी में अरबपति बोलते हैं ना, अरबपति। अरबपतियों की संख्या में अद्भुत इजाफा हुआ सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बन नहीं पाऊंगा कभी, मैं जानता हूं, लेकिन अरबपति होने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जितनी तेजी से अरबपतियों की वृद्धि हो रही है उतनी ही तेजी से खाकपतियों की वृद्धि हो रही है। सर प्रॉस्पेरिटी का ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है, पॉवर्टी का ट्रिकल डाउन हो रहा है। तो जो प्रॉस्पेरिटी कॉन्सेंट्रेटेड रह रही है कुछ बिलियनर्स में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये रिपोर्ट कहती है। सर कहा जाता है कि 98 जो हिंदुस्तानी हैं उनकी संपत्ति अगर मिला दिया जाए तो तकरीबन 40 से 45% जो बॉटम के हिंदुस्तानी हैं उसके बराबर। तो संपत्ति और संसाधन की यह असमानता, बजट में उसके लिए कोई प्रोविजन है सर? मुझे नहीं मिला। बजट मैं मानता हूं ग्रीन शूट्स जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं कि रोजगार पर भी चर्चा हो? यह बजट रोजगार सृजन कितना करेगा? ये बजट संपत्ति के बंटवारे में इंटरवीन करेगा कि नहीं, या संसाधन का एक डेमोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो उस पर बात करेगा कि नहीं? सर 2021 में एफएओ की एक रिपोर्ट आई जो कहती है हमारे यहां 200 मिलियन लोग कुपोषित हैं। कुपोषण के आंकड़ों पर हम लोग 0 आवर में बात करते हैं, कभी कभी रविवार फ्राइडे को बात करते हैं। सर ये जिंदा इंसान के जिंदा मुद्दे हैं। अगर कुपोषण, भूखमरी, इन सब के सूचकांक में हम पीछे हैं, फिर भी वाह वाह हो रहा है, तालियां बज रही हैं। तो मुझे याद आया सर, एक एज ऑफ एंगर लिखी है पंकज मिश्रा जी ने, जिसमें एक बाकुनिन के एक मित्र हर्जन को कोट करते हुए कहते हैं, एज इरा ऑफ मास इल्यूजन। ये मास इल्यूजन का पुनः इरा है जो यूरोप में बहुत पहले था। अगर आपकी नीति और नियत इल्यूजन क्रिएट करने में है तो ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करना आपका गोल हो जाता है। आपकी प्रतिबद्धता इस बात में नहीं है कि आपकी नीतियां और नियत से आम इंसान के जिंदगी पर क्या असर पड़ता। मैं एक बात कहता हूं सर, प्रतिदिन अब तो मीडिया वाले जब माइक सामने लगाते हैं ना, आज फिर डीजल 80 पैसा बढ़ गया, मैंने कहा मैं क्या बोलूं इस पर यार, लगातार बोलता हूं, असर ही नहीं है, तो थक सा गए हैं। और हम ही नहीं थक गए हैं सर, जिन पर मार पड़ रही वो भी थक गए हैं, नंब हो गए हैं। और नंबनेस अगर आपके नागरिक में आ जाए तो ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि नंबनेस किस दिन ज्वालामुखी बन के फूटेगा इसका प्रेडिक्शन किसी ज्योतिषी के हाथ में नहीं है। सर नहीं सर, एक बात मैं कहूं, क्योंकि सर ये कोई खास गंभीर टिप्पणी इन्होंने नहीं की, मैं बता ही देता हूं। सर 5 किलो राशन, उससे हमें एतराज नहीं है, लेकिन सर उस राशन को पकाने के लिए गैस सिलेंडर चाहिए, उसमें सरसों तेल डालना होता है या कोई और तेल डालना होता है। सर अगर हम आप सरसों तेल की कीमत से परेशान हैं, सर मैं बात कर रहा हूं एक आम शहरी की, अगर आप सर मैं एक और चीज कहना चाहता हूं आपके माध्यम से
आय और शक्ति की असमानता, जिसके लिए हमारे बजट में कोई प्रोविजन नहीं है सर, इससे बहुत सारी चीजें आहत होती हैं, प्रभावित होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात तो मैं करता ही नहीं सर, क्योंकि रोजगार मांगने पर लाठियां बरसती हैं। सर, कुछ राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की है। मैं आग्रह करूंगा, आप सबको भी दबाव आता होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से कि हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात की जाए। ये वक्त है सर कि सदन साझा रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के बारे में सोचे, अन्यथा मैं समझता हूं कि बहुत दिक्कत होगी। सर, अक्सर मैं देखता हूं कि बिहार के बारे में, बिहार राज्य से आता हूं सर, हमारे उस तरफ भी कई बिहार के लोग हैं सर। बिहार के लिए पहले भी मैं कह चुका हूं सर, स्पेशल स्टेटस, अगर आपके जो मानक मौजूदा है सर, उस मानकों को बदलिए। बिहार की स्थिति बहुत खराब है। सरकार किसी की भी हो, बिहार की जो बीमारी है उसको जब तक इन्फ्यूज नहीं करिएगा, एक मैसिव पैकेज, एक स्पेशल स्टेटस, सर बिहार को रिकवर करने में बहुत दिक्कत होगी। और बीमार बिहार देश को भी 5 ट्रिलियन पे जाने नहीं देगा कभी, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैंने वित्त मंत्री साहिबा को पहले भी कहा था कि अगर आप पहुंच भी गई गलती से तो बड़े अकेलेपन का एहसास होगा, क्योंकि बिहार बहुत पीछे छूट जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बिहार में एरिया वाइज हमें तय करना होगा कि कहां हम किस तरह की इंडस्ट्री का निवेश करवाएं। और जैसे मैंने कोसी सीमांचल विकास बोर्ड की बात की, छोटी छोटी चीजें हैं सर। एएमयू कैंपस है किशनगंज में, उसके लिए कोई चिंता नहीं है, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, बात वहीं खत्म हो जाती है। सर, एक मैं कोट करना चाहता हूं थॉमस पिकेटी को। थॉमस पिकेटी कैपिटल इन 21st सेंचुरी में कहते हैं, एंड आई कोट हिम, व्हेन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, I wish to re-emphasize so, when the return on investments is higher than the rate of economic growth of the country, more wealth gets accumulated in the hands of a few who owns the means of production. सर, हम देख रहे हैं इस देश में सत्ता और धन का कहां संकेंद्रण हो रहा है। ये संकेंद्रण हो सकता है मेरे कई दोस्तों को आज अच्छा लग रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे सर, तो ये संकेंद्रण मैं समझता हूं कि एक बहुत मुश्किल हालात में हम सबको ले जाएगा। मैंने पिछले दफे भी कहा था, कंक्लूडिंग में मैं यही कहना चाहूंगा, माननीय उपसभापति महोदय, वित्त मंत्री जी अभी नहीं है, मेरा सिर्फ इतना आग्रह होगा सर कि कोई भी बजट हो उसका सीधा ताल्लुक दिखना चाहिए कि रोजगार की जो बेरोजगारी का आलम है सर, ये हमें डराता नहीं है। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन क्या बेरोजगारी हर व्यक्ति को नहीं परेशान कर रही है? हंगर इंडेक्स नहीं परेशान कर रहा है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नहीं परेशान कर रहा है? इतनी सारी चीजें अगर परेशानी में है, मान लेंगे हम भी साथ में खड़े होकर के, लेकिन इन चीजों के लिए एक प्रतिबद्ध तरीका अपनाइए, ताकि अगले बरस जब हम बात करें, अगले बरस जब हम बैठे, तो कम से कम हम ये कह सकें गर्व से कि भुखमरी में हिंदुस्तान ने कितने पायदान छलांग लगा करके ऊपर चले गया, या मैं खुशहाली इंडेक्स में हम ऊपर आ गए। और आखिरी में सर, असल में क्या होता है सर, बड़ी सत्ता आती है, बड़ी ताकत आती है, तो बड़े मुगालते भी आते हैं। बस इतना कहना चाहूंगा, तुमसे पहले जो एक यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। जय हिंद सर। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज माननीय सभापति जी, Honorable members, the matter under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed. Honorable Minister to reply.
Thank you very much, sir. From yesterday, we've had this discussion on the chartered accountants, cost and works accountants, and the company secretary's amendment bill. The Minister of State has been seated in this House following the debates, whilst unfortunately I couldn't be here as I had a reply to give on the finance bill in the Rajya Sabha. It was the longest reply in Rajya Sabha. Is that so? Thank you. But there was also very interesting in detailed discussions, so I thought it only right that I give reply for the issues raised by the honourable members. And so is the spirit of the discussion on this bill here since yesterday, and I'll seek your indulgence for giving a bit of an elaborate reply, because many of the issues have been raised in great detail and calibration. So permit me to be a bit elaborate on my reply. So the current set of amendments for not just one of the institutes, but for three simultaneously: the Chartered Accountants Institute, the Cost and Works Accountants Institutes, and also the Institute of Company Secretaries, are being brought in as a consolidated one set of amendments, as one amendment bill. Let me start by addressing that concern which was voiced by one of the members, that how come you're bringing all the three together? Are they going to be governed by all the three together as one act? No, sir, there's no proposal at all to have a single legislation for all the three institutes. They will be governed as they are governed now by their respective acts. There are three separate acts, and they will be governed by the three separate acts. Please, please. Sir, so they will be governed by their respective separate acts, and this is just a consolidated amendments bill. And why should it be in one bill? Because largely, while the acts are separate, three different, they are worded, and the spirit of the flow of the acts are comparable, and therefore the amendments which are brought in so that there is a greater comparability between the functioning of the three, the amendment is being brought in as one separate but one integrated bill. And these amendments have not been brought in as it is without much of a work. Quite some time, different committees have gone into it. Particular and the most recent one being the Meenakshi Datta Ghosh Committee, which had come up with several recommendations. It was formed in 2017, sometime in April, and which had given its recommendation by 2017, September itself. And many of these recommendations given by the Meenakshi Datta Ghosh Committee, with minor tweakings, have been brought into this Act. So why is it that we're bringing it now? And of course, after quite a lot of consultation, is in the last 8 years, we've witnessed considerable change, progress, growth, and also economic development, with a lot of legislative support coming in to make it easy for companies, both for entry and for exit. The IBC code, and periodically amending the IBC code. As you know, this House is quite aware that we've come periodically to amend the IBC Act, and also to make it sure that IBC Act or the Companies Act, which also went through quite a few amendments, and the LLP Act, all of them represent the rapidly changing economic profile, and also making sure there's more space given for LLPs, for instance, under which come the startups and so on. So, since the LLPs are also gaining a good space in the economy,
it was necessary for us to have a robust audit certification from the professionals. Now, it is also important that audit certification and also the quality of audit, therefore, will have to be kept in mind and improved so that there is a favorable investment climate in the country. And above all, when all of us are looking towards greater transparency, better managed, board-driven managed companies, and so on, the sanctity of an audited financial statement gains so much of an importance that we need all the stakeholders, whether they are promoters, whether they are investors, whether they are, the employees, all of them should have greater confidence in the kind of statements which the audited statement is certified by a chartered professional. And therefore, at this time, if there is a necessity for reviewing the SR, the self-regulatory kind of a mechanism with which most of these institutes function, we are only doing it because we'll be globally aligning ourselves. Most of the countries, whether it is the US or the UK or Australia, Canada, South Africa, all of them have such systems. In fact, in the United States of America, every state has its own body, and not just one, there are many bodies within that, and the governor of the state appoints many of these members who regulate these bodies and so on. So the world has moved further and further away to have a greater, transparent, accountable, and also a process in which everybody sits in to judge and also to see how the functioning happens. And therefore, at this time for India to look at how these three institutions can be, because they are very important pillars of corporate governance, especially together with the board of a company and the management of the company, this would be the third most important pillar for greater professionally managed and efficiently managed companies. And that is why we need to have these amendments brought in because also from 2006 globally, you see an international awareness and also a body which now has come together of independent regulators, and it is a big forum, the International Forum of Independent Regulators is also now coming to say what are the guidance that globally we can give to each other, which are the best practices which can be adopted. And therefore, we have thought it fit that at this stage we come up with this consolidated amendment bill. I understand also that concerns have been expressed by members if this is going to compromise the autonomy of these institutions. And in particular, if the coordination committee which is coming in will change the way in which the independent functioning has been affected all these years, will that get affected or will that get compromised? I want to state up front, sir, that there is no proposal here or no intention here to impinge upon the autonomy of these three institutions. Not at all. There is no proposal, not even a faint intent to dilute the autonomy of these three institutions. The three institutes at present are responsible for all the functions concerning the qualification, licensing, and regulation of their conduct. And they will continue to perform those functions. Let this be recorded. They will continue to perform those functions. As regards the fee from the students, and the institutes had earlier also the full powers, that is also not being touched. So even that will continue. In fact, the council is being given full autonomy to decide fee as regards registration of members and certificate of practice. At present, to increase the fee for registration of members and certificate of practice beyond a limit prescribed in the Act, approval of the government is required. But this is being dispensed with. The council will have full powers to fix even such fees. In fact, that is being given, and the government, which had an indirect role in it, wherein after a point the council had to come back
that is also being given back to the council. The council will also be continuing to administer the funds as per the provisions of Section 18, and there will be no government role in that as well. So there's actually no change even in the composition of the council responsible for the management of the affairs of the institutes. So, in the proposed amendment, sir, the council shall continue to constitute these bodies, the Board of Discipline and the Disciplinary Committee, as per the existing practice. Government will not constitute them. I'd like to reiterate that government will not constitute them. So there will also be no change in the number of members in these bodies. However, sir, majority will be of non-members of the institute, which is the global best practice which we want to bring in here. Being elected members, sir, President and Vice President shall not be heading the disciplinary committees, and the council members shall not head the Board of Discipline to avoid conflict of interest. That probably, therefore, responds to some of the questions which are being raised even before I've started speaking, sir. So the collaboration and the greater responsibility to the Council of the Institute for nomination of experts and persons of eminence has been proposed, and that is through these amendments rather than taking away their powers. So, in a way, it is they who give the names, and it is that which gets appointed. Very quickly, just to get a picture of what we are talking about. So, in the Institute of Chartered Accountants of India, the Board of Discipline, the BOD, existing position since 2006, sir, is the BOD is a 3-member body. There is a presiding member officer who is a council member, 1 member who is nominated by the government, 1 member who is nominated by the council. What we propose in this set of amendments is for the Institute of Chartered Accountants of India, the presiding officer shall be a non-CA nominated by the government from out of the panel prepared and provided by the council itself. 1 member who will be a non-CA nominated by the government, again from out of the panel prepared and provided by the council itself. The other member will be nominated by the council from out of a panel of members of the institute to be prepared by the council. Now, if this is the proposal, and this again falls back on the council itself to propose the names, give the panel, from which the government appoints somebody. And having a non-CA as presiding officer is very much in line with the global best practices. And if people have asked a question saying, how will a non-CA understand what the whole thing is about? It's a technical thing. They may not be able to understand. Absolutely not founded at all, sir. These doubts don't have a basis, because everywhere else in the world, a lay person sits as a chair while the other members are all CAs, and they can always guide the council or the BOD to take a call. And this brings in greater transparency, a greater fresh outsiders approach to the issue. So, in the disciplinary committee, sir, if this is what is on the BOD, the disciplinary committee, which is a 5-member body, the existing composition since 2006 is that the presiding officer is a president or vice president of the council itself. 2 members are nominated by the council. 2 members otherwise are nominated by the government. So that is the existing structure. Now, what we have proposed in this set of amendments is that the presiding officer shall be a non-CA nominated by the government, but from out of the panel prepared and provided by the council.
2 other members are non-CAs nominated by the government again from out of the panel which is prepared and provided by the council. Then 2 members are nominated by the council from out of the panel of members. The institute shall prepare this panel of names being prepared. Sir, I move, similar is the structure for the company secretaries and the cost accountants institutes also. So I very quickly move to the related issue, Honourable Chair, when you from there asked, saying, won't it defeat the purpose of avoiding conflict of interest between the administrative and the disciplinary arm of the institute? A very concerned question. And I wanted to answer this by saying the panel of the presiding officers and the lay members will be prepared by the council in accordance with the regulations which will be framed. So they'll have to go by that. They will be experts in the different fields as mentioned in the bill. So it's not going to result in conflict of interest because the regulations will guide them. The proposed amendments in the 3 acts governing the 3 professional institutes without compromising their autonomy seeks to make the councils or the institutes themselves more responsive and accountable. And therefore, these steps are being taken with a conscious attempt to make sure that we are neither undermining the autonomy nor are we bringing a situation of conflict of interest, which is a question which you have very rightly raised, sir. Sir, as regards the coordination committee, Professor Saugata Roy has been very concerned about it from the minute I started speaking. As per the proposed bill, the coordination committee will comprise of the president, the vice president and the secretaries of the 3 institutes, quarterly meeting of which shall be held under the chairpersonship of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs, which is the administrative ministry of all the 3 institutes. It may be noted here, and I think it's very important for us to seize this fact, that the 2 other institutes, Institute of Cost Accountants of India and ICSI, have not objected to the constitution of such a committee. After all, when we did stakeholders consultation, all the institutes gave their respective input, and the ICSI and the cost accountants did not have an objection. The ICAI, in a meeting dated 23 September 2019, under the chairmanship of the Secretary of Corporate Affairs, had also agreed for the constitution of a coordination committee. Now, the coordination committee, sir, has been proposed for the development and harmonization of the 3 professions, and therefore, this is not going to undermine them. In fact, if I can move quickly on giving comparable examples, IIMs among themselves have a coordination committee. Indian Institute of Management. IIMs have a committee among themselves, coordination committee. IT also has a coordination committee among themselves. And these have actually been very effective in having greater synergy among these institutes. And in fact, if I may highlight, and it might be time appropriate for me to highlight, that the IT's committee, the coordination committee, is headed by the minister himself. So this worry that, that profession's person with expertise in that field, experience in the field, only can sit as a chairman is completely disproved by the fact that the IT's chairman is the minister himself. So similarly, the point that I would like to highlight here is in the year 2000, the ICSI, that is the Company Secretaries Institute, and the ICAI, Chartered Accountants Institute, and also the Institute of Cost Accountants, among themselves, formed a coordination committee through an MOU. So it's not as if this is the first time they are bringing a coordination committee. In the year 2000, through an MOU, these 3 institutes formed a coordination committee, but it has not just taken off. Actually, the absence of coordination is what is standing out, despite this having been formed in 2000 through an MOU. So,
And again, to highlight for the reference of the honourable members, Coordination Committee will not be issuing directives at all. It is more to manage the funds of the institute and other things, which people tend to doubt if there will be a direction given by the Coordination Committee about how resources will have to be used. No, not at all. It's not going to be doing that. And therefore, that aspect, the governance and the management of the resources of the institutes are going to be governed by Section 18, which is the practice which is existing now. Also, sir, a non-standing committee. For us who are constantly referring to standing committee in the Parliament, this expression was a bit of a discomforting one for me, but that is it. It is called the non-standing committee of a particular institute which has been proposed by the ICAI, saying you can have a particular institute having a non-standing committee and have this taken care of. When we started talking about the absence of a statutory backing for this kind of a thing, this was suggested, saying a non-standing committee could work in that place. Sir, in order to make the coordination effective, I think it's important that periodic meetings with the given structures held, and that is only possible through a very institutionalized framework, and that is why we thought we should go through this route. So there, I move slightly to a different issue, sir, that again on the composition of the BOD and the DC has been repeatedly raised by all members. I think the global best practice is something which I already mentioned. Globally, the conduct of chartered accountants, particularly who are auditors of public interest entities being those which have a certain stipulation, if I can just go to state them in specific. What are public interest entities, sir? They are, first of all, listed companies, sometimes even unlisted companies, but which have over 500 crore paid-up capital, or which are over 1,000 crores of annual turnover, or those with over 500 crores in terms of loans, debentures, and deposits. So these are the public interest entities. So globally, auditors who deal with public interest entities are regulated by independent regulators. I'll just name a few for it. In the United States of America, it's the PCAOB, the FRC in UK, the ASCI, the ASCI in Australia, the IRBA in South Africa, the CPAB in Canada, all of whom are independent regulators. So even in India, on similar lines, we set up, I think in 2018, the NFRA, the National Financial Reporting Authority. The full-time members of NAFRA at present are not members of the institute. So if NAFRA, which deals with auditors of public interest entities, both listed and unlisted because of the size of the operations, the proposed amendments which aims to bring that independence and autonomy with members who are not members of those institutes also becoming a part of the disciplinary committee, I think we are only matching ourselves with global best practices. And there's nothing to worry if we are undermining our institutions. On the contrary, we'll be strengthening them because greater independence, greater transparency, and greater outsider looking into the affairs of the bodies. As I said earlier, sir, the International Forum of Independent Audit Regulators, which was a body which has come into existence in sometime 2006, have been suggesting these, and we are only aligning ourselves with the global best practice. Also, the guiding principles which have been given by the International Federation of Accountants is also something which is an international NGO, and it's a global advocacy organization
In fact, the ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India, are a member of this International Federation of Accountants, and they have given these guidelines. So we are taking that on board. Again, coming to the good work which standing committees of our parliament do in these regards. 2003, sir, the Standing Committee on Finance, whose tenure was between 2004 and 5, in its 11th report, discussed a lot of these amendments. And I would like to quote few sentences from there. Quote, "The committee recommend that such a body should be headed by a person not below the rank of a joint secretary belonging to the legislative service. 2 members should be from the council and 2 shall be outside experts from the field of law and accountancy," unquote. So that's the standing committee of this House sometime in 2005 mentioning the same thing, and it has taken us nearly 15 years to arrive at that step now. As I said earlier, in UK, the United States, South Africa, have all adopted this, and it is not something which we are doing for the first time. So there were questions raised about why a complaint pending completion of inquiry is being kept in public domain, which is also going to be enabled now. So this is a question which Honourable Member Bhartruhari Mehtabji raised, Adirji raised, saying putting status of actionable complaints in public domain or entering them into the register of members, would it raise doubts about how the members being treated? Will it be victimizing him? Will there be an element of harassment and so on? That's not the intent at all, sir, and does not intend to victimize the member. The manner and the interval of putting such information out in public domain and also entering in the register of members shall be in accordance with the regulations framed by the council itself. So there cannot be an element of discretion saying, I don't like somebody, so I'm going to put them there and publicly shame them or victimize them. Cannot happen. It may be noted that the 2 other institutes, which is the company accounts and also the company secretaries, have not at all objected to this proposal. So mind application has happened from the different institutes, and we've gone only in the direction in which majority opinion has emerged. So the rationale for provision of audit by a panel of auditors maintained by CNAG was raised by Honourable Member Supriya Sule. She questioned as to why this should happen. Sir, at present, the ICAI, as per the provisions of the existing Chartered Accountants Act, the Council may appoint any auditor to audit its own annual account. And in this proposed amendment that we are bringing in now, we have provided that the Institute will appoint an auditor from a panel of auditors which is maintained by the constitutional authority, which is the CAG. So you can always pick up an auditor. Maybe that auditor is already in the list of CAG. That's fine. But now we are saying, turn it this way around. Please do pick it up from that panel of auditors which is listed by the CAG, which is a constitutional body, just gives a greater heft to the audit of the institutes. And therefore, it's, I think, a progressive step towards bringing greater transparency. And again, on this matter as well, the Company Secretaries Institute, as a matter of practice, is getting audit done through a panel of auditors maintained by the CAG already. So if one of them is doing it, it might be a best practice the others also adopt. So there were
legitimate concern about why the term of the council members, the Chartered Accountants Council, is being reduced, whether it would limit the chances of others and so on. Just for the clarity, sir, at present the term of the council of the Chartered Account, ICAI, is for 3 years, and a member can remain a member for another 3 consecutive terms, which means a total period of 9 years. The ICAI has been demanding to increase the term of the council for a long time. They've been asking for it for a very, very long time. Further, the term of the council in the Company Accountants of India and the ICSI is already 4 years. It's already 4 years. The provision in the CA Act for the ICAI is being aligned with the rest too. So while the term of the council is being enhanced to 4 years from 3 years, the term of a member is being restricted from 3 terms to 2 terms. So in the place of 9 years, which he was otherwise entitled in the present dispensation, a member can remain in the council only for 8 consecutive years. So 2 terms, 4 plus 4, 8 years, substantial time for doing great service and reform. So there was this distinction made between an auditor, the individual, and an audit firm. Currently, sir, there is no provision for a separate register of firm and proceedings against the misconduct of firms in the 3 acts. Currently, in this consolidated amendment bill that we are placing before the House, this is now being brought in. So auditors could have been acted upon till now, and they can continue to be acted upon even now per the 3 individual acts. But firms could not be touched. Whereas what we are bringing in here is that provision which will give them the ability to be able to touch the firms as well, not just the audit, in case of gross omission and commission, which they may want to take up. So the last few inputs, sir. The Quality Review Board, on that questions were raised as to why they should recommend cases to the Disciplinary Directorate. I think it was Rahul Shevale ji who raised this question. I can't see him here. So ICAI, during consultations, wanted this provision. In course of review of quality audit reports sometimes, the QRB comes across irregularities in audit reports. Through this amendment, the QRB may refer such matters to Disciplinary Directorate to proceed against members of such auditors. So it is a provision which gives one more window for recommendation from the QRB for action to be taken. Sir, I think it was member, I can't see whether he's here, Thomas Charikadan. Oh, yes, sorry. He had raised this question, sir, about bar councils and also these institutions now which are getting regulated. Is there a comparison of the disciplinary mechanism of the institutes like Bar Council, Council of Architecture, NMC, and so on? Sir, bar councils are not a monolith body. Since there are multiple state bar councils, having disciplinary committees in each state, unlike the chartered accountants, cost accountants, and the CS institutes. So multiple bodies exist already in them, not here. Moreover, these 3 institutes are performing all the functions together, including students' registration, enrollment, conduct of examinations, registration of members, licensing and regulation of their conduct. Unlike the legal profession where multiple colleges exist, they can recruit, enroll students, train them, put them on, and then they become the member of Bar Council. Whereas here, that function, inclusive of profession, inclusive of discipline, everything is done by this one monolith. That's the essential difference, other than of India is
मैडम So the Council of Architecture, sir, the Council of Architecture, sir, is constituted by the central government, and the disciplinary committee to inquire into the misconduct of architects has 2 non-elected representatives in it as members and 1 elected member, unlike the Council of CA, the cost accountants, and so on. So it already has that provision. Further, sir, the NMC Act, as was discussed above, prescribes for Sir, NMC Act, sir, which I have explained earlier, prescribes for state regulation and constitution of SMCs and the Ethics and Medical Registration Board to regulate the medical profession by the government. Whereas the CA, CWA, CS Act prescribes for statutory self-regulation. That's the point I said at the very beginning, sir. The SRO, the self-regulatory organizations format itself has gone through rapid change globally. Sir, sure. So, there's this very legitimate question that CA firms should be aspiring to be big. Global Big Four is there. Can India not have a equivalent of a global Big Four? Honorable Prime Minister himself has been, while discussing with the institutions, engaging with them, saying, is it not possible for India to aspire to have one in the Big Four? So the government has enabled institutes, sir, to enter into mutual recognition agreements and MOUs of institutes from various different countries through various cabinet-approved approvals. The amendments like registration of firms will allow the audit firm to grow. So we have enough facility and provisions which we have brought in, wherein the big global firms can also be matched up by Indian firms which can come into play. Now you can't. I mean, you haven't seen it. At least in the last 70 years, we have not even found one large such firm which can compete. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. इसीलिए बिल्कुल. आदिर जी, आपको बधाई मैं दे रही हूँ. नहीं, अभी होगा ना. ये अमेंडमेंट के द्वारा होगा. बधाई दे रही हूँ आपको. पूरे कोई जवाब मत दीजिए, आप तो आपका बोलिए. सर, इस अमेंडमेंट के द्वारा और पिछले 7 साल में सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जितने भी फैसिलिटेशन किया है, और मुझे बहुत आनंद हो रही है सर कि विपक्ष के नेता इसका सारांश पूरे समझ गया और ये बोल रहे हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है. बिल्कुल मुमकिन है सर. माननीय मंत्री जी, आप उनके भाषण में अपना बोलते रहो ना, आप उनके वक्त पे क्यों सुन रहे हैं? नहीं, आप मैंने उनको अलाउ नहीं किया है अभी, तो आप क्यों? नहीं, आपकी सलाह की आवश्यकता है क्या? आदिर जी के आवाज के लिए माइक की जरूरत नहीं है सर. मैं तो बैठ जाती हूँ बार बार आपके इंटरफियरेंस होने के बावजूद भी, फिर परमिशन लेता हूँ चेयर से. मैंने परमिशन नहीं दिया आपको, आप तो बोलते रहे. मैं कभी भी डंडा हूँ सर. इतना गर्माहट के लिए कुछ आवश्यकता ना होती है. रनिंग कमेंट्री होते रहते हैं, मुझे परवाह नहीं करती हूँ उसको. सर, इसीलिए आई थिंक आई हैव ट्राइड आंसरिंग द इश्यूज रेस्ड बाय ऑनरेबल मेंबर्स.
very critical and very crucial points which have been raised. मैंने थोड़ा ज़्यादा ही elaborate किया आपकी अनुमति लेकर के. मैं मानती हूँ ये समय के उचित amendment है. इससे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और देश के इस डेवलपमेंट के रफ्तार में ये सब ऐसे प्रोफेशनली बेटर रहने में हमारे डेवलपमेंट का अच्छा स्पीड मिलेगा. सी थॉमस जी. Madam, I was referring about the chairman or the man who, the member who is heading the disciplinary committee. I was referring that in all the other professional bodies, Bar Council, Council of Architecture, and the medical profession, the disciplinary committee is headed by a member of the profession. But here the proposal is to have somebody else nominated by the government to head the disciplinary committee. That is where we differ. That is where the Institute of Chartered Accountants of India differ. एक साथ देना. सोगत राय जी. The minister gave a very cool and reasoned reply, for which I must thank her. But she did not mention that why in the past so many years, chartered accountancy firms, some with a global reputation, botched up the accounting in case of Satyam Computers. And later, in the case of infrastructure leasing and finance, ILFS. The minister has proposed some steps to discipline the chartered accountants. The minister has also stated clearly that we shall never be able to produce a Deloitte or a KPMG or a PwC or whatever. That is beyond our capacity. Now, I would like to know from the Honourable Minister, what are the specific steps? This law is not sufficient. The law was earlier also there to prevent chartered accountants from bloating the figures of companies so that they can cheat a trusting public. That harshness towards erring auditors was not audible in the minister's reply. But otherwise, she gave a very cool and reasoned reply, for which I must thank her again. श्रीमती सुप्रिया सुले जी. I appreciate you talking about the coordination committee, but my only question and concern is about the autonomy of this. You gave the example of IIT and IIMs. IIT and IIMs are institutions which are funded by the government, while chartered accountants and company secretary, these institutions are not funded by the government. It's their own money. So doesn't this take away the autonomy? How can you compare this to IIT and IIMs is my only request. I still feel that the autonomy is being taken away and you should reconsider this point. Thank you. N.K. Premchandan ji. Sir, the basic issue which we have raised yesterday regarding the opposition to the bill is as far as the autonomy is concerned. So the conduct of the professionals should be judged by the professionals only. This is the principle which you have followed in almost all the independent professional bodies. But you have changed in National Medical Commission, in National Medical Commission Act of 2019, even then you have changed. There also the majority of the disciplinary committee belongs to the profession, doctor's profession. Similarly, in the case of legal profession, as well as in the case of architecture, everywhere the professionals are judged by the professional. Their conduct is being judged by the professionals only. Why in the case of ICWA, Cost Accounting Institute, as well as Institute of Company Secretaries, why here alone the Ministry of or somebody who is being appointed or nominated by the Government of India? So I am an advocate. Yesterday also I mentioned I am an advocate. Suppose my conduct, my qualification to be a member of the Bar Council being determined by the ministry officials means what is the independence and autonomy of an institution?
And also, I fully support the observation made by Supriya Suleji. That is, all other organizations, Madam has mentioned, is funded by the Government of India. This is absolutely the fund maintained by them, in which the Ministry of Corporate Affairs is coming into, and other officials which are being nominated by the government. That is why the question of autonomy is the main issue which we are raising. Kindly respond to that issue. Autonomy has to be protected. This is a suggestion which I would like to make. Thank you very much, sir. माननीय मंत्री आप तो बोल ली ना सर बात यह कि honorable minister was referring the example of US, UK, South Africa, etc. But the other tangible aspects and positive aspects being followed by those countries are not being abided by you in this legislative document. We have been arguing since last day that through this bill, the government has been making a subtle and deliberate attempt to consolidate the power and to snatch away the independence of the institutions by dismantling the autonomous framework of those concerned institutions. I am also, flagging the attention of the minister that there is an inherent flaw in this legislative document. The bill empowers the three councils to constitute multiple boards of discipline and disciplinary committees. However, the bill allows the central government to nominate the same person as presiding officer or members across different boards of discipline and disciplinary committees. This may be incompatible with the objectives of the speedy disposal of cases against members. Appointing the same set of people on multiple boards of discipline or disciplinary committees may prevent these entities from hearing cases of misconduct simultaneously. Thereby, it would lead delaying in disposal of cases. Madam, at least you should pay heed to us. Madam, at least you should pay heed to us. At least you should have paid. माननीय मंत्री जी Can I repeat all that you said? I did hear you. Don't worry. Nothing can distract me from Adhir Ranjan Chaudhary. माननीय मंत्री जी ओके माननीय मंत्री जी माननीय मंत्री जी Sir, माननीय मंत्री जी Honorable Speaker, sir, I want to assure, since he was so careful to watch me talking with the Honorable Home Minister, Home Minister was saying you must address all their concerns, haven't you? In the reply you gave, didn't you reply? Please do it now. So he's taken it up in your favor. So don't worry. I'm going to answer. I'm going to answer. माननीय अध्यक्ष जी आदिर रंजन जी माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय वित्त मंत्री जी से व्यवस्था की ही बात कर रहा था। मैंने बोला बिल के प्रावधान पर इतने सारे सदस्य चर्चा के समापन के बाद अगर चर्चा कर रहे हैं तो क्या आपने इसका रिप्लाई नहीं दिया है? तो इन्होंने कहा मैंने तो रिप्लाई दे दिया मगर शायद इन्होंने सुना नहीं है तो मैं फिर से दे दूं। माननीय मंत्री जी ये आप थे आप नहीं थे दानिश मेरी भी नहीं आता माननीय सदस्य आप बैठे बैठे मत बोला करें आपकी बहुत आदत खराब पड़ रही बीच बीच में ये बता दो मैंने आपको कई बार कहा सर मैं संक्षिप्त में सबके जवाब दे देती हूँ सर थॉमस जी चारीकरण why should it be a non-professional heading? It's not the case in any other. But I think you also drew the reference, but the National Medical Council, I think the amendment was done in 2019. Medical Commission, thank you, Professor, has a non-member. So that is not to worry at all.
And non-member is not going to undermine the professionalism. But certainly through this amendment, we are matching up with the global best practices where outsiders, which I've explained during my answer. So, Professor Saugata Roy, in his typical style, saying ILFS happened, what is the experiences of ILFS, Satyam, you name it. I'll give you as many examples, where some of the big companies have been involved. Action has been, in a slow and steady fashion, being taken. But even there, a lot is left for all of us thinking it's not up to the mark, more should have happened. Actually, regulatory bodies have not taken enough step is a thought which all of us share. So now, by not just the auditor, who I said for the public interest enterprises, where the NAFRA can do it, now the firms are also getting listed into it, so that if such a thing repeats, this provision, this amendment, which all of you all hopefully will pass, will empower these bodies to be able to bring these firms also to be answerable. And that is why this step is being taken. We are not letting firms move outside of the realm of regulation. This will bring them on board. So no such ILFS-like repetitions will happen. But in case, unfortunately, it happens, action on those who are certifying the accounts, be it a firm, be it an auditor, will be taken. That is the provision here. And I don't know if it was deliberate or if I've heard him wrong. I said we shall never, or something of that kind. I have never said any of that, sir. We shall never give autonomy, or some statement that Professor Saugata Roy, in his usual style, with a great affair. We shall never, that is, we as Government of India under Prime Minister Modi have given up saying India can never, we shall never have a Big Four equivalent, something of that kind. I'm sorry, sir, this kind of a cynicism, negativity never governs us. We are hopeful that India will certainly have a Big Four equivalent company, and these kind of amendments that we are bringing are going to facilitate that. And I'm sure Professor Saugata Roy will make sure that in Bengal there will be a good set of auditors who will have firms enough to grow to that size and that quality. I think your energies will be very much required in that direction. So then, Honourable Member Supriya Sule again questioned about autonomy, but I think that comparison is not right. It is, after all, their money. No, madam. If the Parliament of India hadn't passed the Chartered Accountancy Act and given them the authority, like the way Indian Institute of Management, Indian Institute of Technology are all given the authority with autonomy, unless that is given to them, they wouldn't be enrolling students, through which and through the fees that they earn, they have the corpus building up. So what is theirs? They have not put any equity capital into this firm. The Chartered Accountancy Institution is a result of the Parliament's Act. And that has given them all in one basket to enroll students, to train them, to certify them, and then to keep them in as a member to run the practice. All this is enabled by this House. So the money, like the way IITs raise, is a money enabled because of the Act of the Parliament. So please, otherwise you wouldn't have the ability to run the place. So 1 minute. If you think, no, I'll come. No, if you want me to quieten down, I'll quieten down. But if you're raising a conflict and also an argument with 1 minute, Thomas G. If you're raising a point on which you think I am wrong, I want to ask then. So is it that the Institute of Chartered Accountants is a franchise which is given by the Parliament? Not at all. It's a sacred. All right, sir. But I still say, without the Parliament Act giving them the autonomy and the authority, what's wrong if more people come into the business? You have a problem with that? Of course it is that.
So their money, they're running it. Why do you come into it? Is the question being asked. I want more such companies to come, more such companies to regulate, more such companies to train students, sir. What is the objection here? Sir, there is no control, sir. आप क्यों बैठ जाती हो? Okay, sorry, sir. Sir, even here, the anxiety is that the disciplinary committee and the board of discipline is getting outsiders come into it. I've already read out details of how we are not getting into fees, management of their resources, enrollments, or even the way in which the elections and the governing body is run. Government is not getting into that. So just where we want to get in, and that is for the discipline, and having given the example which Professor Saugata Roy raised, ILFS, you didn't have any number. Satyam, you didn't have any number of people being under self-regulation punished. So if that body is getting people from outside, so that there can be better, transparent accountability on possible misdeeds, why is there such an agitation? You should welcome it, actually. So, sir, that was I think after that it was Adhir Ranjanji saying, N.K. Premchandranji, who also spoke about the autonomy, the conduct that the judgment is being made on the conduct of the members by outsiders. The body also has chartered accountants in it. Body also has cost accountants to it. And a layperson, 2 laypersons in it. Where is the conflict here, sir? It's not complete group of laypersons sitting and judging a technical body. Just the entry of 1 or 2 is so agitating. Why should it? So, the judgment is first of all a wrong word there. It's a question of deciding on the discipline. And in that, laypersons are also being brought in who are professionals in their own areas of activity. And then the suspicion that it may lead to a regulatory capture because the Secretary of the government itself is sitting there of corporate affairs. Sir, we can always infer many things out of everything. Total autonomy was given for self-regulation. And we have honorable members themselves saying, after ILFS, no action. After Satyam, no action. After every big collapse, no action. So self-regulation, has it worked? It hasn't. Global best practices say it hasn't. And therefore, we need to have, I think RBI is doing a good job there, sir. Don't worry. He's the regulator for the bank. Thank you. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया back again, sir, they've come to their own pals for whom they gave loans. UPA's time, loans were given to all these people, Choksis and Modis, who we are chasing and bringing back today. So Adhir ji, back again, don't talk about it. I'll be tempted to talk about the damads and jijajis to whom you've given loans. So please don't tempt me to get back to that. Thank you, sir. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य विरोध में मुझे लगता है आपको समस्या है माननीय गृह मंत्री जी. आपको मैं क्या सभापति महोदय, इस सदन में आज विषय पर और विषयांतर पर दोनों प्रकार की चर्चाएं हुई है. खैर, मेरा दायित्व है, मैं बिल को पायलट कर रहा हूं, तो विषय की भी जवाब देना पड़ेगा, जिन्होंने विषयांतर करा है उसका भी जवाब मुझे देना पड़ेगा. माननीय अध्यक्ष जी, अगर चर्चा विषय पर होती तो मेरा जवाब भी विषय पर सटीक तरीके से विषय के दायरे में ही रहता. मगर ये सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है. 130 करोड़ की आबादी इस सदन में जो चर्चा होती है इसको देखती है, क्योंकि बिल पर बोलने में थोड़ा दायरा विस्तृत होता है. लोकसभा के
कार्यवाही के नियम बिल पर बोलने में थोड़े लचीले होते हैं। इसका उपयोग कर कर बहुत सारे सदस्यों ने ढेर सारी बातें कही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, सबको सब बात करने का अधिकार है। मेरा एक ही विनंती है कि मेरी बात भी जरा ध्यान से सुन ले। अभी शुरू नहीं हुए दादा, ध्यान से सुन लेना। मैं सबसे पहले जो 20 सदस्यों ने आज की चर्चा में हिस्सा लिया है, पक्ष और विपक्ष के मिलकर सभी ने अपनी अपनी दृष्टि से बिल के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बिल को इतने ध्यान से पढ़ा, इसकी गहराइयों में जाने का भी प्रयास किया, इसके साथ जुड़े हुए राजनीतिक पहलुओं को भी सोचा और अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपनी समझ के हिसाब से यहां पर विषय रखने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले एक बहुत बड़ा विषय आया, संघीय ढांचे पर अतिक्रमण का, और दूसरा राज्यों के अधिकार हम छीन रहे हैं इसका। मनीष भाई भी बोले, विपक्ष के कांग्रेस के नेता भी बोले, दादा भी बोले, कई सारे लोगों ने बोला। मैं सबसे पहले इस गृह के सामने इस विषय को स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये विधेयक जो मैं लेकर आया हूं, माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 239 ए के प्रदत्त संसद की शक्तियों के अनुरूप में लेकर आया हूं। अगर किसी को पढ़ना है तो मैं पढ़ भी सकता हूं, मैं संविधान को भी लेकर आया हूं कि पुनर्स्थापित करते वक्त भी ये मुद्दे उठाए गए थे, उस मुद्दों का जवाब भी दिया गया, मगर फिर से आज ये मुद्दे उठाए गए। अनुच्छेद 239 ए 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहां एक अलग प्रकार से बात की जाए, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार। केजरीवाल साहब भी इसकी दुहाई देते हैं, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार। मैं इसलिए एक शब्द पर भार दिया, किसी ने नहीं सुना, दिल्ली संघ राज्य। ऐसा विधेयक मैं महाराष्ट्र में नहीं ला सकता, ऐसा विधेयक मैं गुजरात बंगाल में नहीं ला सकता, ना केंद्र सरकार ला सकती। मगर राज्य और संघ राज्य का अगर अंतर मालूम नहीं है तो मुझे लगता है कि ध्यान से संविधान को पढ़ना चाहिए। अभी जो मैं विधेयक लेकर आई हूं मान्यवर, वो संघ राज्य के संबंधित है, और राज्यों के अधिकार धारा 246, ये सारी चीजों का आप उपयोग कर किसको गुमराह करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये विधेयक हम बिल्कुल संविधान प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप लाए हैं और पूर्णतया संवैधानिक विधेयक, क्योंकि दिल्ली संघ राज्य है और संघ राज्य की किसी भी बात पर, दिल्ली संघ राज्य की किसी भी बात पर लेजिस्लेशन लाने का भारत सरकार का अधिकार, और ये अधिकार का उपयोग क्यों किया, इस पर भी सवाल उठाए गए, इस पर भी मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं थोड़ा आगे कहता हूं कि एक बात बताई गई, 2011 में ये विधेयक दिल्ली सरकार में पारित किया गया था, संशोधन, और अब आप इसको कैसे अमेंड कर सकते हो या तो कैसे बदल सकते हो। संविधान के अनुच्छेद 239 ए 3C के तहत इस देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप बदलने का
या तो उसको निरस्त करने का अबाधित अधिकार है। और जो लोग हम पर आरोप करें, मैं उनको बताता हूं, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। अधीर रंजन भी सुन ले, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। ये संविधान के अंदर प्रोविजन ऑलरेडी है। संविधान को मेरे जैसे सादे चश्मों से दिखोगे तो दिखाई पड़ता होगा, राजनीतिक चश्मों से देखोगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। चश्मे साफ करने का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी। बाकी तो बहुत स्पष्ट लिखा है और सब भाषाओं में है। जो हिंदी पढ़ते हैं उसके लिए हिंदी में है, बंगाली पढ़ते हैं उसके लिए बंगाली में है, अंग्रेजी पढ़ते हैं उसके लिए अंग्रेजी में, मराठी पढ़ते हैं उसके लिए मराठी में है, सब भाषाओं में है। हाँ, गुजराती में मैं इसी से पढ़कर आया हूं। आप पढ़कर आइए, इतना ही कहता हूं। मान्यवर, अनुच्छेद 246 आर का जो उल्लेख किया गया वो निर्वाचन की विधा के संबंधित है। इस बिल में ध्यान से जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा, निर्वाचन की कोई प्रक्रिया के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की। उल्टा सुझाव आया कि डायरेक्ट चुनाव कर लेते। अरे भाई, हम नहीं कर सकते हैं, संविधान हमें नहीं परमिशन देता है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा भ्रांति फैलाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। ये पूर्णतया संविधान प्रदत्त शक्तियों से लाया गया विधेयक है। इसमें संघ राज्य की शक्तियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है और ना हम करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा, मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं कि एक जस्टिफिकेशन था कि भाई राज्य करे। संविधान के अनुच्छेद 239 ए 3C के पहले परंतुक के आधार पर डीएमसी अधिनियम 1957 में संशोधन करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित किया जाएगा। अगर दिल्ली सरकार करती भी है तो उसको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, मतलब कैबिनेट की चाहिए। इसके अलावा संसद के पास केंद्र शासित प्रदेश जेएनसीटीडी के लिए किसी भी मामले अर्थात तीनों सूचियों में कोई भी मामला के संबंध में कानून बनाने का समवर्ती शक्तियां प्रदत्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 239 ए 3C के दूसरे प्रावधान के तहत भले ही संशोधन अधिनियम को सहमति दी है, संसद किसी भी समय एक ही समान मामले के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है, जिसमें कानून में संशोधन करना, अलग अलग करना, निरसन करना सब शामिल है, जो राज्यसभा की विधानसभा के द्वारा ही बनाएगा। मान्यवर, ये मैं एक नोटिंग पढ़ रहा हूं और कांग्रेस के मित्रों की जानकारी के लिए, ये नोटिंग जब 2011 का एक कानून आया तब देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री और विद्वान धाराशास्त्री श्री पी चिदम्बरम ने किया हुआ नोटिंग है। उनका भी इंटरप्रिटेशन यही कहता है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी दादा कह रहे थे कि अमित शाह जी सब जगह सरकार बनाना चाहते हैं, इनकी पार्टी सब जगह सरकार बनाना चाहती है। पावर मतलब सरकार बनेंगे तभी तो आएगा, वैसे कैसे आएगा पावर? पावर तो लोकतंत्र में सरकार चुनकर आएगी तभी आएगा। तो मैं गृह में कहना चाहता हूं कि हाँ, हम चाहते हैं हर जगह हमारी सरकार बने, इसीलिए तो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव क्यों लड़ना? आप क्यों गोवा में गए भला बताइए? आप क्यों त्रिपुरा जा रहे हैं बताइए भला? आपको भी अधिकार है, मैं ना नहीं बोलता, आप भी जाइए, आप भी जाइए। हर पार्टी ने हर जगह अपनी आइडियोलॉजी, अपना स्टैंड, अपने कार्यक्रम, अपनी सरकारों के परफॉर्मेंस को लेकर जाना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसमें आपत्ति क्या होती?
हर जगह पे कोई पार्टी विचार करे कि हमारे लोग चुनकर आए, हमारे कार्यक्रम के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेता की लोकप्रियता के आधार पर, तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? लोकतंत्र में आपत्ति उनको हो सकती है जिनको सत्ता छीनने का डर है। लोकतंत्र के पुरोधाओं को नहीं हो सकती। मैं अभी भी कहता हूं दादा, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता के आधार पर और हमारी सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर हम सब जगह चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। मगर हम सत्ता विपक्षी कार्यकर्ताओं को मारकर हथियाना नहीं चाहते दादा। सीरीज ऑफ खून कर हथियाना नहीं चाहते। कार्यकर्ताओं की पत्नियों और बहनों पर बलात्कार कर हम नहीं चाहते सत्ता ले। ये हमारी संस्कृति नहीं है दादा। और लोकतंत्र का भी आती है, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी भी आती है, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, बाकी सारी पार्टियों के नाम देना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी में परिवार के आधार पर पार्टी चलाते हैं, कई सालों तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं, वो देश के लोकतंत्र की चिंता कर। अरे भले अपने कार्यालय में तो चुनाव करा लो भाई, पहले अपनी पार्टी में तो करा लो, देश की बात में बात करना। माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय आया विशेष अधिकारी की नियुक्ति। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि विशेष अधिकारी संक्रमण काल के लिए ही नियुक्त होता है, उसके बाद में चुनाव होता है और उसके बाद में चुनी हुई बॉडी आती है। और विशेष अधिकारी का दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 490B में इसका प्रोविजन पहले से है, जो कांग्रेस के समय में बनाई गई। जब आप उपयोग करोगे तो बहुत लोकतांत्रिक, और जब हम करेंगे तो लोकतंत्र का हनन हो गया। किस तरह से देश चलाना चाहते हो भाई? आत्मचिंतन करोगे क्या? आईने में अपने आप को देखोगे क्या? देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? 490B कौन लेकर आया? हम तो आज उपयोग कर रहे हैं, उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी। और मैं आज कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, फिर से सबसे ज्यादा राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दो बार मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। एनडीए के साथी हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। हमें कोई शौक नहीं है सत्ता हथियाने का माननीय अध्यक्ष जी, ना हम चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रिया जी ने कहा कि चुनाव के एन मौके पर क्यों लेकर आए विधेयक। सुप्रिया जी, ओबीसी का बदलाव, ओबीसी सीटों का प्रोविजन का बदलाव महाराष्ट्र सरकार ने कब किया? महाराष्ट्र सरकार में कितने साल से एडमिनिस्ट्रेटर है? कितने कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर है? क्यों चुनाव वहां नहीं होते हैं? और करना चाहते थे तो पहले क्यों नहीं किया? मैं भी पूछ सकता हूं। मगर जब अपने अपने राज्य में होता है, जैसे मेरे साथी सांसद निशिकांत जी ने कहा कि झारखंड में 5 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर, 1 साल से एडमिनिस्ट्रेटर, मगर चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, आप नहीं बोलोगे। तथ्यों को पारदर्शिता के साथ इस सदन पर रखना चाहिए। इस सदन को पूरा देश देखता है। माननीय अध्यक्ष जी, मनीष तिवारी जी जवाब दे रहे थे। मनीष जी, नरसिम्हा राव जी का नाम दिया है, देखना भाई, जरा ध्यान रखना हम आगे क्या होता है। जरा संभल कर बोला करो यार, भावुक होकर इतना मत बोलो। हाई कमांड भाषण सुनता है। नरसिम्हा राव जी का नाम आपने दे दिया और बिट्टू भाई ने भी पंजाब की गलती को स्वीकार कर लिया। चलो अच्छा ही है, देर सवेर स्वीकार कर लिया आपने। दादा ने कहा दिल्ली दंगों को मैंने कहा था कि सबको जेल में डालेंगे। दादा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। मैं सदन पर रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं
दिल्ली में अब तक 2473 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 409 चार्जशीट कर लिए गए और सिर्फ 83 लोगों की बेल हुई। 2 साल हो गए दादा, जेल में ही है, जेल में ही है। ये बंगाल नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो कानून तोड़ेगा उसको सजा। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर के चुनाव के लिए भी रेफरेंस आया। मेरा भाषण सदन के रिकॉर्ड पर है, कोई भी उठाकर देख सकता है, फिर से सुन सकता है, यूट्यूब पर भी है, आप भी उपलब्ध करा सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट कहा था कि पहले पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में चुनाव होंगे और उसके बाद में पूर्ण राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे। पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, कोई हिंसा के बगैर जिला पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। डिलिमिटेशन समाप्त होने के कगार पर है और मैं फिर से सदन पर कहता हूं, गृह में कहता हूं कि डिलिमिटेशन होने के बाद सभी दलों से चर्चा कर हम तुरंत चुनाव कराएंगे। हमें कोई शौक नहीं है राष्ट्रीय। माननीय अध्यक्ष जी, एक रेफरेंस आया कि कैंटोनमेंट बोर्ड भी यहाँ है, एनडीएमसी भी यहाँ है। आपने कहा कि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन सब एनडीएमसी में आता है। मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं थोड़ा डिटेल में बताता। मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि एक माहौल जो बनता है राजधानी का, वो सिर्फ एनडीएमसी से नहीं बनता है। और कैंटोनमेंट बोर्ड हम नहीं मिला सकते हैं। गौरव जी कहते थे अभी है नहीं, परंतु देश भर में कैंटोनमेंट बोर्ड अलग ही है। ये कोई दिल्ली की व्यवस्था नहीं है, देश भर में अलग है और कुछ कारणों से अलग रहना भी चाहिए। अगर इस पर पुनः विचार होगा और इस पर कानून बदला जाएगा तो यहां का भी होगा। हाँ, तो होता ही है, अभी चुनी हुई बॉडी ही है, वहां पर चुनाव हो, इसमें कोई आपत्ति ही नहीं है। और ढेर सारी कमिटियों के रिपोर्ट को यहां पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहता हूं कि कमिटियों को रिपोर्ट जब भी आए, हर सरकार ने इस पर चर्चा करी, इसकी फाइलें भी उपलब्ध है। और चर्चा के बाद ये सारे प्रश्न जो अभी उपस्थित हुए थे, ये प्रश्नों को नजर में रखते हुए ही निर्णय नहीं लिए गए थे। क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ 3 निगम बनाना नहीं था, इसके साथ ढेर सारी चीजें थी। रेवेन्यू शेयरिंग का पावर, रेवेन्यू शेयरिंग की फॉर्मूला थी, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार देने की बात थी। ये सारी बातों पर एक साथ अगर कोई एक पैकेज होता है तो ये 3 निगम मैं भी मानता हूं आज भी वायबल हो सकते हैं। जैसे एक रिपोर्ट में है, पहले सेल टैक्स था, जीएसटी शेयरिंग की बात है। अब एक करे बगैर हम कैसे निगम चलाएंगे? नहीं चल सकता। और देख लिया कर 10 साल तक देखा है। और जिन लोगों ने कहा कि भाई पहले क्यों डिलिमिटेशन नहीं करा, काफी सांसदों ने, 3 सांसदों ने कहा, मैं इनको बताता हूं कि एकीकरण करने के पहले डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। नया यूनिट बनता है, उसके बाद में सीटों का बंटवारा होता है, वार्डों का बंटवारा होता है। डिलिमिटेशन करेंगे तो किस अधिकार के तहत करेंगे? क्योंकि निगम तो 3 अलग हैं। जब तीनों निगम एक होंगे, एक निगम होगा, उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो सकता। और इतनी सारी चीज पर इतनी शंका करने की जरूरत क्या है भाई? देश के बहुत बड़े हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी का शासन बहुत बड़े हिस्से पर है। और ये दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर भी हमारे निगम जाएंगे, आप पार्टी के नहीं जाएंगे। हमारे निगम की जब तिथि समाप्त हो जाएगी तब हमारे निगम चले जाएंगे, हमारे काउंसिलर घर पर बैठेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, स्पेशल ऑफिसर आएगा। सीटों का सवाल उठाया गया। दादा कहते थे कि सीटें 250 बहुत ज्यादा है। दादा, मैं तो 272 से 250 कर रहा हूं, 250 बढ़ाई नहीं है, जो ज्यादा थी नहीं, मगर ज्यादा थी इसको कम कराए। पहले समझिए, कम कर रहा हूं, आप समझे ही नहीं हो बिल्कुल। मुंबई के अंदर
वार्डों की संख्या 227 है। अब 2 करोड़ की आबादी वहां है, यहां पर आबादी इतनी है, हमने 250 करी है। क्या ज्यादा कर लिया? थोड़ी आबादी मुंबई से ज्यादा ही है, और आपके यहां भी 227 वार्ड है। तो सीटों की संख्या पर भी शंका करना, कहते हैं कि सीट का आंकड़ा कहां से लाए। चलो भाई, मैं मान लेता हूं कहां से लाए, मैं बताता हूं कहां से लाया। मगर 2011 में 272 कहां से लाए? ज्योतिषी को पूछकर लाए थे क्या? वो ऐसे ही एक्ट में आया था। संसद की संख्या बढ़ेगी इस हिसाब से, तो जहां अरे मैं बैठने की बात नहीं कर रहा भैया, अब एक ही होते हैं ना। ना एक नहीं होता है। मैं चुने हुए आबादी जब बढ़ते हैं तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, मतलब वार्ड भी बढ़ेगी। 272 तो ज्यादा होना चाहिए। अरे बैठिए बैठिए अधीर रंजन जी, बैठिए 2 मिनट बैठ। आप नहीं, मैं आपको और ज्यादा समझाता हूं जिससे आप समझ पाओ। मैं कर रहा हूं कि आपने सवाल उठाया, विपक्ष के कुछ मित्रों ने, कि 272 की संख्या, 250 की संख्या कैसे तय की। तो मेरा इतना ही पूछना है, 272 कैसे तय की थी? इतनी ही बात मैं करता हूं। भाई वो ठीक है, मगर 3 में भी 272 सदस्य नहीं थे उस वक्त 272 नहीं थे। आंकड़ा कैसे आया? ऐसे ही अनुमान से आता है, कोई आंकड़ा तो रखना पड़ेगा। परंतु हमने ऐसा किया है कि एक आइडियल एक्ट भेजा गया है, उसमें 225 की संख्या है। अगर 2 करोड़ से नीचे आबादी है, यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा ही है, इसलिए हमने 250 लिया है। मैं जस्टिफिकेशन आपको बता देता हूं। गौरव गोगाई जी ने कहा कि दिल्ली में कितनी दुर्दशा है, ये है वो है, और स्पेशली उन्होंने यहां पर कोरोना का जिक्र किया कि दिल्ली में कोरोना था तब क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। मुझे मालूम नहीं है गोगाई साहब कहाँ रहते थे उस वक्त, यहाँ थे या आसाम में थे, अपने क्षेत्र में थे या दिल्ली में रहते थे, उनको मालूम नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है, इसमें इसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा करती है। 130 करोड़ की आबादी को टीका लगाना, सबको अपने मोबाइल पर इसका सर्टिफिकेट मिल जाना, 2 टीका लगने के बाद कंप्लीट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाना, 9 दिन के अंदर ऑक्सीजन के उत्पादन को 12 गुना बढ़ाना, दुनिया भर से क्रायोजेनिक टैंकर लाकर उसको हवाई जहाज और स्पेशल ट्रेन से हर देश के कोने में भेजना और लाखों लोगों की जान बचाना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं अधीर रंजन जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारों ने भी, मैं ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करता था, हर मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का धन्यवाद किया है। हर मुख्यमंत्री, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, और मोदी जी ने भी हर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। दानिश जी, डर आपके जहन में हो सकता है, सबके जहन में नहीं हो सकता है। सब कुछ डर कर नहीं होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और प्रयासों को, विरोधियों के प्रयासों को, राजनीतिक विरोधियों के प्रयासों को भी सराहने की स्पिरिट भी होती है। और इस स्पिरिट के तहत मुख्यमंत्री जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी सभी मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और एक बहुत अच्छे माहौल में। और ये कह रहे थे कि आप पार्टी को, गौरव भाई कह रहे थे आप पार्टी को काम नहीं करने दिया। गौरव भाई, आपको मालूम नहीं है,
मुख्यमंत्री ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया था। मैं गया था लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर, लाशों के ढेर लगे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री सब, आप पार्टी को नहीं करने दिया बोले हैं भाई। मैं लिखता हूं ना, दिल्ली में कौन था तो आप पार्टी मतलब, नहीं काम नहीं करने दिया। आप बैठिए, अब हो गया। अरे अधीर रंजन जी रजिस्टर हो गया, बैठिए। लाशों के ढेर लगे थे, अंतिम संस्कार नहीं होते थे, वैक्सीनेशन का फॉर्मूला नहीं था, अस्पतालों के रेट तय नहीं किए गए थे। ये सारा मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया, क्योंकि हम मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते और हमने कहीं पर नहीं किया। आज जिक्र निकाल दिया तो मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि गुरु का जो रिकॉर्ड है वो सालों सालों तक रहता है, अजरा अमर होता है, आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ती है। इसलिए मुझे बोला, इतने सारे भाषणों में, चुनावी भाषणों में, कोई प्रेस इंटरव्यू में मैंने आज तक कभी नहीं कहा, मगर यहां पर इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि इसका एक रिकॉर्ड बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें कहा गया कि चुनाव से डरकर हमने ये बिल लेकर आए। भाई हम तो डरे नहीं है चुनाव से। सुनिए, अधीर रंजन भी बोले। नहीं, मैं आपको कह ही नहीं रहा हूं, कहा गया ऐसा कर बोला। चुनाव से डरने का स्वभाव हमारा नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, तो इसी का निरीक्षण कर रहा हूं। सुनिए ना, मगर मैं चुनाव से डरकर कैसे काम होता है वो बताता हूं। इंदिरा जी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद रातों रात जिस प्रधानमंत्री को इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था, वो प्रधानमंत्री ने देश भर के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर इमरजेंसी डाली। इसको डर कहते हैं, इसको डर कहते हैं। लोकसभा की मियाद 1 साल बढ़ा दी, इसको डर कहते हैं। और सुनिए, अभी सुनिए ना, सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, इमरजेंसी डर कर लाई गई थी। सारे लोकतांत्रिक पार्टियों के नेताओं को, लाखों लोगों को डरकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। सारे अखबारों के एडिटोरियल यहां से तय होते थे। आकाशवाणी पर एक प्रसिद्ध गायक की आवाज को बैन कर दिया गया था। ड्यूएट गाने भी सिंगल आवाज में आते थे। इसको डर कहते हैं। और क्या होगा मैं बताता हूं। जो लोग कह रहे हैं ना कि डर चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है, वो डरते हैं। तो 6 महीने बाद चुनाव होगा, क्यों डर है भाई? जनता ही करेगी। अगर जीतने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए? मैं देता हूं बाद में क्यों किया इसका जवाब भी। अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किए तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो। डर इसको कहते हैं कि अभी चुनाव करा लो, आनंद फानंद में जीत जाए। मगर माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहने आया हूं कि अगर किसी को डरना है तो किसको डरना है? ये 5 राज्यों के चुनाव का हवाला देकर कहते हैं कि परिणामों से भारतीय जनता पार्टी डर गई और आप पार्टी से डर गई। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी 349 सीटों पर चुनाव लड़ी, सभी पर जमानत जब्त। उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 68 सीटों पर जमानत जब्त। गोवा में 39 सीटों पर चुनाव लड़ी, 35 सीटों पर जमानत
जब पंजाब में अच्छा परफॉर्म करा, मणिपुर गए नहीं, हम किससे डरे भाई? मैंने सुना था, आपका भी बताता हूं, बैठो बैठो बैठो, कांग्रेस का भी बताता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर भी मैं आता हूं भाई। अब मैं सुनिए, कांग्रेस पार्टी के काफी सांसद बोले डरना। भाई हम क्यों डरे? हमें डरने जैसे परिणाम ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी 454 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी 575 सीटों पर चुनाव लड़ी, 475 सीटों पर जमानत जब्त। अब डरना किसको है भाई? डरना किसको है? देश माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। हमने 4 राज्यों में सरकार बनाई है और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर भी चुनाव आएगा हम निश्चित जीत कराएंगे। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो जब 2 थे तब भी नहीं डरते थे, अब तो 302 है। और यहां से उस वक्त तंज कसे जाते थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा नेता का, वरना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाएंगे, मगर तंज कसे जाते थे। हम 2, हमारे 2, उस पार्टी का आज विपक्ष के नेता का स्टेटस भी नहीं बचा। हम नहीं डरते। चुनाव से डरना क्या हार जीत होती रहती है? जनता का फैसला है, हम में स्पिरिट है। मैंने यही कहा। आप ट्रांसलेशन मिस्टर सुरेश, मैंने ये ट्रांसलेशन मोड पर रखिए, आप ट्रांसलेशन मोड पर रखिए। मैंने यही कहा है कि हम 2 थे तब भी नहीं डरते थे, आज 302 है, क्यों डरे? ना अहंकार की बात है, ना गमी का विषय है। जनता का फैसला लोकतंत्र में सबको स्वीकारना चाहिए और ये स्पिरिट भी, इसमें डर का कोई सवाल नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब बिल क्यों लेकर आया, इसका सवाल बार बार पूछा गया, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये 3 निगम एक निगम को 3 निगम में बांटने के बाद बहुत अच्छे स्पिरिट से शायद किया गया होगा। उस वक्त दोनों सरकारें एक ही पार्टी की थी, मगर उसके बाद यहां शासन बदला। 5वें दिल्ली के वित्त आयोग ने 3 नगर निगमों को 5वें वित्त आयोग ने 40,561 करोड़ रुपया, दादा सुनिए काम में, 40,561 करोड़ रुपया 5वें वित्त आयोग में, दिल्ली के वित्त आयोग ने देने के लिए अनुशंसा की थी। दिल्ली सरकार ने 7,000 करोड़ से कम दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 40,561 करोड़ रुपया वित्त आयोग की सिफारिश थी कि तीनों नगर निगमों को आबादी के प्रोरेटा में दिया जाए, सिविक सर्विस अपग्रेडेशन के लिए। स्टेट में दिल्ली के वित्त आयोग की बात करें, उसमें से 7,000 करोड़ से कम दिया। अब कहते हैं कि निगम नहीं चलते, हमारे सांसदों ने बताया, फिर भी निगम ने उनसे ज्यादा अच्छा काम किया है। अस्पताल भी ज्यादा बनाए, स्कूल भी ज्यादा बनाए, मगर एक घाटा कैसे भरा जाए? और मैं अब बात बताना चाहता हूं,
कि निगम इतने बनने के बाद आज जो घाटा है वो 11,000 करोड़ का है और 32,000 करोड़ नहीं दिया गया। अगर ये 32,000 करोड़ देते तो 11,000 करोड़ का घाटा भी न होता और 20,000 करोड़ सरप्लस होता, लोगों के काम होते। किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, राजनीतिक से ऊपर उठकर इसको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। 40,000 करोड़ के सामने 7,000 करोड़ से कम दिया, 33,000 करोड़ कम दिया, फिर भी नगर निगम के तीनों मेयरों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं कि सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए का घाटा है। अगर पूरा दे देते, आज अगर पूरा दे देते तो 33,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ निकाल दे, 22,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता की सुखाकारी के लिए हमें और मिलेगा। इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष, इसके डिटेल में जाने जैसा है। 5वें वित्त आयोग की सिफारिश की बात छोड़िए, इसके बाद राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण अनुशंसाएं जो नगर निगम ने कर भेजी, ऋण माफी, शिक्षा क्षेत्र व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति, स्वच्छता पर व्यय के लिए वित्त पोषण जो दादा कह रहे थे, सीवरेज का, बकाया ऋणों पर ब्याज दर को दिल्ली सरकार कम करे, एक भी सिफारिश नहीं मानी, एक पैसा ज्यादा नहीं दिया। धन की कमी की वजह से निगमों ने अपने राजस्व को ठीक करने के लिए कई दरखास्तें भेजी दिल्ली सरकार को, परंतु इसको या तो अस्वीकार कर दिया गया या तो लंबित कर दिया गया। आज तक एक का भी जवाब नहीं दिया है। उसमें से कुछ मैं कहना चाहता हूं यहां पर। जैसे व्यवसायिक कर के संबंध में वर्ष 2020 में, मार्च 2020 में एक दरखास्त भेजी, आज हम मार्च 2022 में, मालूम नहीं कहां है, पंजाब से शायद आ गए, अब करे तो करे। इस प्रकार से एक बार की पार्किंग प्रभारों को बढ़ाने के लिए हमने दरखास्त भेजी, कोई जवाब नहीं, रिजेक्ट कर दिया। एसडीएमसी ने के स्थानांतर शुल्क के संशोधन के लिए भी प्रस्ताव भेजा, आज तक लंबित है। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बॉन्ड लेने के लिए, जिसकी आरबीआई की परमिशन थी, हमें वित्तीय समावेशन के हिसाब से परमिटेड मात्रा में ऋण करने की परमिशन थी, बॉन्ड लेने के लिए हमने दिल्ली सरकार का परमिशन मांगा, बॉन्ड लेने के लिए परमिशन हमारा नगर निगमों का रिजेक्ट कर दिया गया। और अनुमोदित बजट जो होता है राज्य सरकार का, उसमें भी कटौती कर दी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि नगर निगम कैसे चलेंगे माननीय अध्यक्ष, किस प्रकार से चलेंगे? क्या चाहते हैं कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाए? जो ऐसा सोचते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, सत्य को कभी कोई ढक कर नहीं रख सकता। हजारों सूर्य की तरह दीप्यमान होकर बाहर आता है। झूठ लंबा नहीं चलता, झूठ के पैर नहीं होते, टिक नहीं पाएगा झूठ। हमारी आज चर्चा हुई, हमारे सांसदों ने जो कहा है, जो मैं कह रहा हूं, क्या दिल्ली के वासी नहीं सुनते होंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे? और मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली सरकार के पास कमी हो सकती है, 30,000 करोड़ की कमी, तो फिर एडवर्टाइज के पैसे कहां से आते हैं? इतनी सारी नियुक्ता अपने कार्यकर्ताओं की असंवैधानिक तरीके से कहां से होती? अगर राजनीति ही करनी है तो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को हम नहीं तोड़ रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं वो आपके साथ बैठे हैं, हम नहीं तोड़ रहे हैं। क्या किस फेडरल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन इसको जस्टिफाई करेगी कि आप नगर निगम का आर्थिक रूप से गला ही घोंट दोगे? इस तरह से कोई सहन नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, डेफिसिट इसलिए है कि हमें संसाधन बढ़ाने से भी रोका गया,
हमारे अधिकार के संसाधन दिए भी नहीं है। और मान्यवर दादा ने कहा कि सब अच्छा चल रहा है तो फिर क्यों इकट्ठा कर रहे हो? दादा और अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा करने का संतोष नहीं होना चाहिए, अच्छा ही चल रहा है। हमारे सांसदों ने जो कहा है एक एक चीज रिकॉर्ड पर है, परंतु इससे भी अच्छा हो सकता है, इसलिए हम करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एकीकृत नगर निगम करने से 3 मेयरों की जगह 1 मेयर होगा, 75 समितियों की जगह 25 समितियां होगी, 3 म्युनिसिपल कमिश्नर की जगह 1 म्युनिसिपल कमिश्नर होगा, 3 मुख्यालय की जगह 1 मुख्यालय होगा। निर्णयों में समानता रहेगी, एकरूपता रहेगी। एक ही शहर में 2 प्रकार के कर के स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे, वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी और लगभग 150 करोड़ का खर्च सालाना इससे कम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार मुख प्रेक्षक बनकर नहीं रह सकती। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी की नगर निगम से यहां की सिविक सेवाओं के कारण पूरी विश्व भर में देश की छवि बनती है। अगर इतनी ओछी राजनीति दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अंदर हो रही है तो हमें इंटरवीन करना ही चाहिए। न करते तो गलत था, इसलिए किया और उचित समय पर किया, क्योंकि 5 साल निगम के थे, समय समाप्त होगा तब तो एकीकरण करेंगे। चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार कैसे ले लेंगे? नहीं ले सकते। और सवाल उठाया जा रहा है परिणामों के बाद, पहले इसलिए नहीं किया था भाई, 3 महीना पहले के कहते कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया, आप पार्टी को दबाने के लिए किया। हमने चुनाव की राह देखी, अब इसमें भी आपको अच्छा नहीं लगा, हम क्या कर सकते हैं? और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, सारे सांसद, बहुत स्टडीड सांसद है, सबको कहना चाहता हूं कि जब भी बिल पर कोई आपके मन में, अधीर रंजन जी ने कहा हमें शंका है, एक फोन उठाकर अधीर रंजन जी मेरे साथ बात कर देते, मैं तो निरसन कर देता शंका का। इतने बड़े फ्लोर में आप ऐसा क्यों बोले भी? मुझे भी फोन कर लेते। मैं टाइम का ही जस्टिफिकेशन दिया भाई, मैंने टाइम का ही जस्टिफिकेशन दिया। अरे भाई, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये घोषणा करने की थी, आप उसको चुनाव की समझ बैठे। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये घोषणा करने की थी। क्यों आप ऊपर में बोल के क्यों रिकॉर्ड में लाते? देखो रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। माननीय सदस्यगण जो ये बोलते हैं ना, न तो रिकॉर्ड में जाता न टीवी में जाता, इसलिए में आप बोल के और टीवी में ला देते हो। अंत में मैं बताना चाहता हूं कि बिल को हम दिल्ली नगर निगम की सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के एकमात्र उद्देश्य से लाए, ढांचागत सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए लाए हैं, नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाए हैं, नगर निगमों को स्वावलंबी बनाने के लिए लाए हैं, और जब चुनाव समाप्त हो जाए जो भी पार्टी जीत कर आए आत्मसम्मान के साथ दिल्ली जनों की सेवा कर ले, इसलिए आए। अतः मैं सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि पक्षापक्षी से ऊपर उठकर इस बिल को सर्वानुमत से आप लोग सहयोग दीजिए, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं?